लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 की तरफ देखेंगे, जिसके बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से जो कॉमन पेपर पूछा जाता है 40 नंबर का, उसी को आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। इस सेशन में हम सिर्फ कवर करेंगे कॉमन पेपर जो सभी वर्गों के लिए पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये आज का पेपर हमारा बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कॉमन पेपर पूछा गया था सभी विषय के लिए। ये बेसिकली 9 से 10 क्लास में पूछा गया था, लेकिन ये जो कॉमन पेपर होगा ये सभी सब्जेक्ट यानी सभी विषय या वर्गों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज का हमारा आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इसके पहले हमने 17 प्रैक्टिस सेट करा दिए, तो जो लोग भी नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जिसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। तो ये हमारा जनरल स्टडी से क्वेश्चन होगा, जिसमें से बीपीएससी टीआरई 1 कब पूछा गया था, तो 8 दिसंबर 2023 में पूछा गया था टीआरई 2 में। ये कॉमन पेपर इन जनरल स्टडी से पूछा गया था, जिसका 40 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 32 क्वेश्चन हम जिसका जनरल यानी जनरल स्टडीज को कवर करेंगे। तो आइए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आदित्य L1 उपग्रह सूर्य की अवलोकन बिंदु है। ये कौन से बिंदु है, तो L1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। यानी ये क्वेश्चन भी दे दे आदित्य L1 कहाँ था, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ये कब प्रशिक्षण किया गया था, तो 2 सितंबर 2003 को ये किया गया था। L1 का प्रशिक्षण PSLV यानी C-57 रॉकेट से किया गया था, जिसका L1 इसका मिशन क्या था, इसरो द्वारा इसका मिशन था। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष M सोमनाथ है, जो वो कौन नंबर है, वो 10वें नंबर के हैं, MS सोमनाथ। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अदरक एक भूमिगत तना है जो एवं जड़ नहीं है, क्यों। ये एक अदरक भूमिगत जड़ है और तज नहीं। तो अदरक क्या होता है, रूपांतरित होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाए, ये गांठ और पर्व होते हैं जो खाद्य सामग्री का भंडार करता है, और इसमें नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं। अदरक एवं वाइकारियम जाइलम होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और पानी में इसे डुबोने पर कौन सा कार्य करता है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी F सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरफ कार्य करता है। इसका फॉर्मूला होता है कि 1/F = होता है म्यू माइनस म्यू1 का होल स्क्वायर 1/R1/R2 का। तो इसको निकालने पर हमारा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू माइनस म्यू1 का हो जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तु को जल के दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीनों बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, इसलिए होता है क्यों। इसलिए क्यों होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्ट निर्मित करता है। प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की किरणें का होते जल बूंदों द्वारा चारों ओर बिखर, जब प्रकाश का किरण पड़ता है, ऊपर से सूर्य आता है, जब इस नीचे धरती पर जब जल बिंदु रहता है, इससे प्रकाश किरण पर क्या होते हैं, तो ये चारों तरफ क्या होता है, बिखर जाता है। सीवी रमन के अनुसार जल बूंद या धूलकण सर्वाधिक रूप से नीले रंग में बिखरा हो जाता है। और जो सीवी रमन से दिया था, उन्होंने बोला था कि जो इसका जल पर प्रकीर्णन पड़ता है तो उसको रंग का बिखराव कौन सा हो जाता है, तो वो नीले रंग का हो जाता है। किसी भी वस्तु पर पड़ने का प्रकाश का परावर्तन के बाद दर्शक तक पहुंचने वाली प्रकाश का बिखराव हो जाता है, और इसका होता है प्रकाश इक्वल टू प्रकाश का प्रकीर्णन बराबर होता है 1 बाई प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का पावर 4। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वाणी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा यानी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इसका नहीं बदलता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी स्रोत के विशेष, तरंगदैर्घ्य के माध्यम की विशेष। तो जब प्रकाश की किरणन के माध्यम से एक दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसका चाल ऊर्जा तथा तरंगदैर्घ्य में आयाम में बदल जाते हैं, लेकिन केवल फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। इसको तरंग क्या होता है, n ×
लेमडा होता है। तो लेमडा आपको क्या होता है, लेमडा एक मात्रा दूसरे मात्रा परिवर्तन होता है, लेकिन जो एन होता है वो नहीं बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा 1 इलेक्ट्रॉन की चाल कितना होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C/137 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कृष्णा का उच्च तापमान T के पर E वाट की प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा विकिरण करती है। तो T/3K का तापमान किया जाता है तो विकसित ऊर्जा का कितना प्रति वाट होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा C नंबर E/81। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, इसका कौन सा रंग नष्ट कर सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B यानी C6H8O7। तो साइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल जो KMnO4 के रंग को नष्ट कर देता है, यानी KMnO4 का रंग कैसा होता है, तो उसका रंग गुलाबी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कॉजन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ विरोध में एक गीत लिखा था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य के गाने के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में ये गीत लिखा था। बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत लिखी थी और 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता के पश्चात इसका गीत गाया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किया था और बंगाल नेशनल कॉलेज की प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष बने थे और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जिसमें चित्रगंधा गीतांजलि और किंग ऑफ डार्क चैम्बर पुस्तक के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर थे। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। ये रहा कुछ रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद के वास्तुकार कौन थे। इसका वास्तुकार कौन थे, तो बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन से है, तो बिमल पटेल। इस नए संसद भवन की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसका नींव रखा था और ये कब बनकर थे, इसका PM मोदी ने इसका कब उद्घाटन किया था। तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। किसके उपलक्ष्य में उद्घाटन किया था, तब विनायक दामोदर के जयंती पर 140वां जयंती पर इसको उद्घाटन किया गया था। चलिए कुछ इस नए भवन के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। जब इस नए भवन को चिन्हित किया गया था तो उसमें 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। और नए भवन को किसके परियोजना से, तो सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा रहा है। संसद भवन का प्रारंभ में किसने किया था, तो टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ की रुपये का अनुमानित लागत से किया था। भवन का डिजाइन कौन किया था, तो भवन का डिजाइन SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया था। इसका किस तरह का आकार है, त्रिभुजाकार आकार है। इसका 64,500 वर्ग किलोमीटर है। नए संसद में कुल 1272 लोग इसमें बैठ सकते हैं तथा नए संसद भवन में लोकसभा में 888 यानी लोकसभा में 888 बैठ सकते हैं और राज्यसभा में आपको 384 लोग इसमें बैठ सकते हैं। बैठने की व्यवस्था किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि 70वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी। तो ये हमारा कौन सा फिल्म प्रदर्शित किया गया था। उस समय हमारा फिल्म एक से अधिक
किया गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। जो इस 70वें कांस फिल्म का महोत्सव 16 से लेकर के 27 मई 2023 में से अधिक से भारतीय फिल्म की गई थी। 70वें कांस फिल्म को आयोजित किया गया था। जो 3 फिल्मों दिखाया गया, अनुराग कश्यप की कनेड़ी फिल्म को दिखाया गया था, और कन्नू बहल की आगरा फिल्म, और युद्धजीत बसु की नेहिचिका फिल्म को दर्शाया गया था। फिर कौन सी फिल्म का स्थापना कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। चलिए, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन से। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अजाली मूसा ओस्मानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ में वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली G20 सम्मेलन में भाग लिया था, जो G20 का सबसे नया सदस्य बना गया है, वो अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो कोमोरोस के राष्ट्रपति थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। G20 में भाग लिया था अफ्रीका देश के कोमोरोस देश के ये राष्ट्रपति है। तो अब अफ्रीका संघ की स्थापना कब किया गया था? तो अफ्रीका संघ की स्थापना आपको 2002 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय अदीस अबाबा में है। अफ्रीका संघ में कितने देश है? तो इसमें 55 देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 51 नंबर क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस आपको एक मिनट, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसमें कुछ और भी मुख्य तिथि देख सकते हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पहला पूछा जाता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर दूसरा पूछे विश्व शौचालय दिवस कब है, तो वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व प्राकृतिक दिवस कब है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी तरह से विश्व युवा दिवस आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व श्रमिक दिवस यानी विश्व मजदूर दिवस 1 मई को, यानी आज 2 मई है, इसके पहले पिछले दिन मजदूर दिवस मनाया गया। 13 कुछ हमारा दिवस है इम्पोर्टेंट, जो अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछा ही जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? INA के संस्थापक कौन थे? तो हमारे इसका संस्थापक मोहन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहन सिंह थे। कब थे? तो 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहले डिवीज़न का गठन किया गया था। उसी समय INA इसका था। और सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई और 1943 को सुभाष चंद्र बोस के सेनापति के रूप में घोषित किया गया था। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये डिटेल्स बता रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया था तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी भी दूंगा का नारा दिया था। और अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा मोराइंग यानी मणिपुर में फहराया गया था। तो ये हमारा कुछ बातें जो सुभाष चंद्र बोस से था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत का एक आदिवासी आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कब हुआ था? ये छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में ताना भगत ने आंदोलन किया था। कब? तो 1914, जो विश्व के उराव जनजाति जतरा उराव के नेतृत्व में यह आंदोलन लगान की ऊंची दर ये बेरोजगारी प्रथा दिकुओं के विरुद्ध में शुरू किया। ताना भगत आंदोलन जमींदार शोषण के विरुद्ध किया गया था तथा जतरा उराव की मृत्यु के पश्चात ही ब्रिटिश विरोधी के रूप में अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन और गांधीवाद राष्ट्रवाद से जुड़ गया था। और 1948 में स्वतंत्र भारत सरकार ने ताना भगत को रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट के पारित किया था।
चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। किस राज्य में रक्षाबंधन को विश्व सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस रक्षाबंधन का विश्व सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी बिहार। बिहार में रक्षाबंधन को विश्व सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब? तो 2011 से आयोजन किया जाता है। कब से आयोजन किया जाता है? क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, कब से शुरू किया गया था बिहार में? तो ये 2011 से शुरू किया गया था। अब बिहार की कुछ बातें, तो बिहार के स्थापना दिवस कब होता है? तो यानी 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार प्रेरणा दिवस 17 मार्च को पुनीत राजकुमार की जयंती पर मनाया जाता है। और महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र गौरव दिवस महाराष्ट्र जो 28 मई को मनाया जाता है वीर सावरकर की जयंती पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी आपको कर्नाटक में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। ये मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण दरारी उद्बोधन निकलने वाला पदार्थ के यानी बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से होता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में होता है। इसे काली मिट्टी या कपास मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये उष्णकटिबंधीय चेर नोजम या टॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को करेल की संज्ञा दी जाती है। होमस और लोहा को टाइटेफिनस मैग्नीटाइट यौगिक से उपस्थित एक कारण को इस मिट्टी का रंग काला होता है। किसके कारण? अगर पूछा जाए कि मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो वो टाइटेनीफेरस मैग्नेसाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही मिट्टी का रंग काला होता है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों को कितनी प्रजातियां पाई जाती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी 81,000 प्रजातियां जीवों एवं 47,000 प्रजातियां वन्यजीव पाई जाती है। भारत विश्व में मुख्यतः 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में 47,000 से अधिक प्रजातियां के वनस्पति पाई जाती है, जो विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर आते हैं। भारत में लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से विश्व के फूलों की प्रजातियों का 6% हिस्सा भारत में है। और भारत में लगभग 90,000 प्रजाति जीवों की पाई जाती है, जो भारत में 8वें बायोस्फीयर रिजर्व है। और भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर है, जो 1986 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो खनिज हमारा किस का? तो हमारा अवसादी चट्टान में ये जमा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवसादी चट्टान क्या होता है? परतदार चट्टान भी होता है। इस चट्टान के जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला के भंडार की संभावना अधिक रहती है। गर्म और शुष्क प्रदेशों में वायु द्वारा लाए गए धूल कण मिट्टी से भी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। लोयस अवसादी चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी के भूभाग में लगभग 75% आपको अवसादी चट्टान का विस्तार मिलेगा। अगर आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से ही बना। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिन की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का हिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? तो हमारा फलीदार फसल में आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दलहन हो जाएगा। दलहन रबी एवं खरीफ की फसलें हैं। ये दलहन का उत्पादन विविधता, आर्द्रता और मृदा में पाई जाती है। मृदा की उर्वरता, इसमें दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा उर्वरता बनाए रखने की सहायता होती है। दालों में प्रोटीन की मात्रा स्रोत होती है। अरहर का जन्म स्थान कहाँ पर? अफ्रीका में। और अरहर का अगर पूछा जाएगा अफ्रीका जन्म स्थान कहाँ है, तो अफ्रीका देश में है। अफ्रीका देश को माना जाता है। दलहन में उत्पादन में कौन सा सबसे भारत में कौन राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। और भारत में विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता आयतकार राष्ट्र भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारतीय दलहन का अनुसंधान के राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर है? तो वो कानपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से 2 चरण पूर्वी स्थान गलियारों से जुड़ा है? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सिलचर और पोरबंदर के नाम गलियारों से जुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्लेट लेक्टाइल और स्लेटमाइट स्थलाकृतियाँ बनाती है। ये कौन से किस लिए बनाती है? तो ये भूमिगत जल
द्वारा बनती है। ये करंदरा छत के सहारे चूने में जमा हुआ साल्ट ऊपर में निर्माण करते हैं, जो कंदराओं के छत पर फर्श पर टपकाने वाले चूना मिश्रित से निर्मित होता है, जो स्लेमाइट कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर भी जानकारी लेते हैं कि कौन कौन सी तिथि जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो आपको विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे जो 3 नवंबर को, और राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपको 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर यहीं पर और कुछ दिवस के बारे में जो इम्पोर्टेंट, जैसे खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। सशस्त्र यानी झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपको 7 दिसंबर को। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्मी थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस आपको 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारत को जो स्थलाकृति संगठन वो किस में है? तो ये हमारा भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से बनाया जाता है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1767 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय आपको देहरादून में है, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मुख्यालय का अधीन कार्य करता है। ये भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना 1981 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी देहरादून में है। और FSI के द्वारा 1987 में वन संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है। ये रहा हमारा कुछ पॉइंट। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किया था? ऑप्शन नंबर आ रहा है BD सावरकर द्वारा कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम दिवस के रूप में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसमें पूछना है कि सबसे पहले घटना कौन सी सबसे पहले हुई थी? तो ये संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 1855 से लेकर के 1856 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो सिंधु और कान्हू थे, जो 2 भाई थे। इस विद्रोह का मुख्य क्षेत्र क्या था? दमन को और संथाल परगना भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियों से था, जो पहाड़ी क्षेत्र पर था। संथाल विद्रोह के कारण क्या था? अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस भ्रष्टाचार आते, गरीबों और अंग्रेजी अदालतों को न्याय मिलाने के जमींदार से बेदखल किया जाता था। और इस विद्रोह का प्रयास इतनी तेजी से हुआ कि भागलपुर राजमहल क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि बिरसा मुंडा क्या था? बिरसा मुंडा आपको 1899 से लेकर के 1900 के बीच में हुआ था। यह छोटा नागपुर क्षेत्र के सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। ताना भगत आंदोलन आपको 1914 में, जो ये भी एक आदिवासी ही विद्रोह था, जनजातीय उराव जनजाति द्वारा किया गया था। तो ये हमारा 3 ऑप्शन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख? ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन ए में आपको दिया सन्यासी विद्रोह आनंद मठ से लिया गया। सन्यासी विद्रोह प्रभावित क्षेत्र ढाका, रंगपुर और मैमनपुर थे। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता केन सरकार, दर्जी नारायण, मंजन शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी थे। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को जाता है, जो राष्ट्रीय गीत वंदे भारत को उपन्यास आनंद मठ से सर्वप्रथम 1882 में प्रकाशित किया गया। सन्यासी विद्रोह बिहार से भी प्रभावित रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी बंगाल विभाजन। कब? बंगाल विभाजन आपको 1905 में हुआ था। उसी समय आपको 19 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई थी। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न बैठक विभाजन हुआ था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी और तथा बहिष्कार का प्रस्ताव किया गया था। और 16 अक्टूबर
1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। कलकत्ता कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन भी किया था और बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। तेरह कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1922 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो गया अध्यक्ष के हमारा चित्तरंजन दास थे जो गया कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1912 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बाकी पूरे अधिवेशन के अध्यक्ष रंगनन थे और 1940 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल आजाद ने किया था। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो हमारा अगुवाई किसने किया था। तो शाहजानंद सरस्वती ने, स्वामी विद्यानंद ने किया था। जो 5 फरवरी 1922 को 14 घंटा के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया था। और 22 अगस्त 1981 को मदुराई में गांधी जी धोती कुर्ता पहन के छोड़ दिया था, लंगोट पहनने लगे और जीवन भर अहमदनगर फकीर की और स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था जो अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान आंदोलन समाज में हुआ था। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो 1817 में डेवियर हेयर ने की थी जो 1917 में कलकत्ता की डेविस हेयर ने की थी। यह एक पद्धति में शिक्षा प्रदान करने का कॉलेज था जो 1822 में राजा राम मोहन राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया था। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। 1804 ईस्वी में सर जेम्स मैक्किंटोश ने बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बम्बई की स्थापना किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र का वास्तविक प्रयास 1813 चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविस हेयर, राजा राम मोहन और एडवर्ड हाइट ईस्टर, रमाकांत देव, बैजनाथ मुखोपाध्याय आदि ने मिलकर किया था। हिंदू कॉलेज को 1850 से 2010 तक के प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस 18 सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी महत्वपूर्ण आशा की शांति से इसे मरने दो। तो ये किसका कर्जन था। तो ये कर्जन ने बोला था कि जो कांग्रेस को हम मरते देखते हैं, लड़खड़ा के मरते देखना चाहिए। आइए देखते कुछ महाबिंदुओं पर बात करते हैं जो कुछ लोगों ने कांग्रेस की पार्टी को लेकर क्या कहा है। कि अश्विनी कुमार दत्त ने बोला है कांग्रेस सम्मेलन की 3 दिन का तमाशा है। मतलब जो अश्विनी कुमार ने बोला था कि कांग्रेस क्या होता है 3 दिन का तमाशा है। यहीं पर आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है ना पद के भूखे हुए। और यहीं पर सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा सोचना या योजना बनाना किया गया था। डफरिन था जो वह जानता है कि उस अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती जिसकी संख्या। डफरिन ने बोला था कि कांग्रेस की संख्या सूक्ष्म इसलिए कुछ होना है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि वर्ष में हम एक बार टटराए मेढक की तरह टटराएगा तो उससे हमको आज़ादी मिलने वाली नहीं है। तो ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो हमने सबको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।